नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षावाणी चैनल में। अभी तक पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। उस टॉपिक को हमने ख़त्म कर लिया था। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे, यानी रचना या बनावट के आधार पर हम लोग जो 3 प्रकार के शब्द पढ़े थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ जब ये प्रश्नोत्तरी ख़त्म होगी आज, तो इसी क्लास में हम लोग अभी तक जो पढ़ा है उसका एक बार पूरा रिवाइज भी करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। यानी जो हम लोग पढ़े थे कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द का यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम लोग जाने थे, क्या क्या होता है अर्थ के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे, फिर रूप या प्रयोग के आधार पे, और इसके बाद स्रोत, व्युत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पे, यानी 4 प्रकार से हम लोग उसका वर्गीकरण किए थे। तो जो रचना या बनावट के आधार पे हम लोग जो पढ़े थे वो कितने पढ़े थे? 3 प्रकार के पढ़े थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 3 प्रकार के। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इसीलिए बहुत हम यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को लेकर आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में रूढ़ शब्द नहीं है। तो रूढ़ शब्द हम लोग पढ़े थे, रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या पढ़े थे कि ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक ना हो। यानी अगर कोई ऐसा शब्द है, अगर हम उसको तोड़ दें, इसके बाद अगर उसका अर्थ कुछ ना निकले, तो वो शब्द क्या होते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। अगर तोड़ने पर भी अगर उसका अर्थ निकल रहा है तो वो शब्द दूसरा कहलाते थे, यौगिक कहलाते थे। लेकिन जिसको हम लोग तोड़ देते थे और अगर उसका अर्थ नहीं निकलता था, यानी सार्थक नहीं रहता था, निरर्थक हो जाता था, उसको हम लोग रूढ़ कहते थे। तो यहाँ पे हमको पहचानना है कि रूढ़ शब्द कौन है। जैसे पहला है जल। जल को अगर हम तोड़ देंगे तो 2 अक्षर आ जाएगा, जा और ला, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ पे पूछा है नहीं है, क्या पूछा? नहीं है, तो ये तो है ही। दूसरा है नीर। नीर का मतलब भी क्या होता है? जल, यानी पानी। इसको भी अगर हम तोड़ देंगे तो इसका भी अर्थ नहीं निकलेगा। फिर तीसरा है पंख। पंख का मतलब होता है कीचड़, तो पंख को भी हम तोड़ेंगे तो भी नहीं निकलेगा। फिर चौथा क्या है? जलज। जलज को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? जल प्लस जा, और जा जहाँ कहीं अगर जा अगर जुड़ गया तो जा का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना, यानी जो जल में उत्पन्न होता है। तो जलज हम किसको बोलते हैं? कमल। कमल क्योंकि जल में उत्पन्न होता है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। ये जुड़ा है तो यौगिक है। लेकिन अगर विशेष अर्थ दे रहा है, यानी अर्थ देने में अगर वह शब्द रूढ़ हो जाता है, यानी विशेष अर्थ देता है किसी स्पेशल एक चीज़ के लिए, तो योग रूढ़ हो जाता है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी बहुत सारा हम लोग पर्यायवाची जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ का परिभाषा हम लोग क्या जाने थे कि योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो कि 2 शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? एक विशेष अर्थ देते हैं, या कहिए कि अर्थ देने में रूढ़ हो जाते हैं। और रूढ़ को हम लोगों ने क्या जाना था? किसी स्पेशल, किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए, किसी चीज़ के लिए अगर कोई शब्द फिक्स हो गया, जैसे हम कह दें पंकज, तो पंकज का मतलब केवल कमल ही होता, दूसरा उसका कोई अर्थ नहीं होता, तब वो क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा, क्योंकि पंख प्लस जा से बना हुआ है, 2 शब्दों के मेल से बना ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निम्न में योग रूढ़ शब्द है।
तो देखिए परोपकार है, तो परोपकार का क्या होगा, पर प्लस उपकार, यानी पर का मतलब दूसरा, उपकार का मतलब किसी के ऊपर भलाई करना, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या है, यौगिक हो गया। फिर क्या है, सर्वोदय, सर्व का मतलब सभी, उदय का मतलब सभी का उदय, यानी सभी का विकास की बात की जा रही है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये किसी स्पेशल एक के लिए नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। फिर क्या है, नवोदय है, तो नवोदय का मतलब क्या होता है, नव प्लस उदय, यानी नव का मतलब नया, नया उदय, तो नवोदय। तो ये भी क्या है, यौगिक है। ठीक, इसके बाद ये क्या दिया हुआ है, पवन सुत, तो सुत का मतलब होता है पुत्र। अब पवन का मतलब क्या होता है, हवा, वायु, तो वायु का पुत्र कौन होता है, हनुमान जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु पुत्र बोलते हैं, क्योंकि उनका जन्म की जो धारणा है उसको कहा गया है कि वो हवा से उत्पन्न हुए, इसलिए पवन सुत उनको बोलते हैं। तो वो किसके लिए हो गए, हनुमान जी के लिए हो गया, यानी विशेष अर्थ हो गया। तो योग रूढ़ कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो वो कहलाते हैं। तो अभी हम लोग इसकी परिभाषा जानते हैं कि जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। फिर क्या है, पांचवा, यानी यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। तो हमने जाना था यौगिक शब्दों का निर्माण किससे होता है, उपसर्ग से भी होता है, संधि से भी होता है। जैसे यही है परोपकार, परोपकार, तो ये क्या है, पर प्लस उपकार, तो यहाँ पे संधि लगी हुई है। ठीक, यहाँ पे संधि लगी हुई, तो संधि से भी बन गया, और उपसर्ग से भी बनता है जैसे, और किससे, समास से भी बनता है। बताया था कि तत्पुरुष समास के लगभग जो उदाहरण होते हैं वो यौगिक होते हैं, सारे उदाहरण नहीं लेकिन कुछ उदाहरण होते हैं। फिर संधि, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीनों से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। फिर क्या है, छठवां क्वेश्चन है, यौगिक शब्द का उदाहरण है, यानी यौगिक शब्द क्या था, जो दो शब्दों के मेल से तो बनता है लेकिन उसके खंड, यानी जिस जिस शब्द से वो मिलेगा उसका, उन शब्दों का क्या होगा, कुछ न कुछ अर्थ जरूर होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है, पंकज, तो पंकज किसके लिए आया है, कमल के लिए, यानी केवल कमल को हम कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दो शब्दों से तो बना हुआ है लेकिन अर्थ देने में रूढ़ हो गया, और अर्थ देने में रूढ़ हो जाए, रूढ़ का मतलब क्या है, विशेष, किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए। तो पंकज केवल कमल को हम लोग बोलते हैं, तो ये रूढ़ हो गया, यानी यौगिक तो है लेकिन रूढ़ हो गया, तो ये तो योग रूढ़ हो गया। फिर जलद है, जलद का मतलब क्या होता है, जल देने वाला, यानी बादल, और किसी को हम जलद नहीं बोलते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा अर्थ देने में, यानी ये भी योग रूढ़ हो गया। फिर चतुर्मुख, यानी जिसके चार मुख हो, तो चतुर्मुख हम ब्रह्मा जी को बोलते हैं, तो ये भी क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया। फिर क्या है, पाठशाला, यानी जहाँ पे पढ़ाया जाता हो, शाला का मतलब भवन, तो क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हमारा डी हो जाएगा, पाठशाला। अगला क्वेश्चन सातवां, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग कमेंट करिए, ये बताइए अर्थ के आधार पर कितने भेद होते होंगे। हमने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द। तो ये हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन बी। फिर क्या है, इतिहास, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इतिहास और स्रोत के आधार पे हम लोग क्या पढ़े थे, 5 प्रकार के पढ़े थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 5। इसके बाद 9वां नंबर है, निम्न में से यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द आप जानते हैं कि 2 शब्दों के मेल से बनेगा और दोनों का खंड सार्थक होना चाहिए। नाक है, नाक को अगर हम अलग कर देंगे तो निरर्थक हो जाएगा, यानी ये रूढ़ शब्द है। नमक को भी हम अलग कर देंगे तो ये भी निरर्थक हो जाएगा, तो ये भी रूढ़ हो गया। फिर क्या है, विषधर, ये विषधर, धर का मतलब कल हमने बताया था, धर अगर कहीं लग गया तो इसका मतलब धारण करने वाला, यानी जिसके पास वो रहती है, वो धारण किए रहता है, उसके पास रहता है, तो वो चीज़। तो विषधर, विष को धारण कौन करता है, सर्प करता है, यानी विषधर हम किसको बोलेंगे, सर्प को बोलेंगे और किसी को नहीं बोल सकते हैं।
तो विशेष हो गया। तो विशेष जब अर्थ देने में हो जाता है तो ये क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया। फिर क्या है, ग्रामोदय यानी ग्राम प्लस उदय, ये विशेष अर्थ नहीं दे रहा है, ये ग्रामों की उदय की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, मतलब यौगिक हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द हमको इसमें पहचानना है। देखिए शिवालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिव प्लस आलय, ये होगा नहीं। शौचालय भी 2 शब्द से मिलकर बना है, तो ये भी नहीं होगा। फिर भवन है, तो भवन को अगर हम अलग कर देते हैं, भा को अलग कर दिए, वन को वा को अलग कर दिए, ना को अलग कर दिए, तो ये क्या है, इसके खंड क्या होते हैं, सार्थक नहीं हो रहे हैं। और फूलदान, तो फूल प्लस दान है, तो फूलदान क्या है, एक अर्थ दे रहा है, अलग अलग अगर हम करते हैं। भवन नहीं दे रहा, तो ये क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। फिर क्या है, ऐसे यौगिक शब्द जो अर्थ देने में रूढ़ होते हैं। तो ऐसे यौगिक शब्द जो अर्थ देने में रूढ़ होते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये प्रश्नोत्तरी थी कुछ महत्वपूर्ण, और ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे शब्द के भेद में रूप या प्रयोग के आधार पे। तो रूप या प्रयोग के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा था 2 प्रकार के शब्द, कौन कौन से, विकारी और अविकारी। विकारी में हम लोग ये जाने थे कि विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें संज्ञा लिंग वचन कारक और पुरुष का प्रभाव पड़ता है। यानी विकारी वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक के कारण उसमें परिवर्तन हो जाता है। मूल रूप से जो शब्द होते हैं, मूल शब्द हमारे, उनमें क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। और जिनमें परिवर्तन होता है वो 4 शब्द थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा हमने जाना था किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ये हम लोगों ने जाना था। भाववाचक में स्पेशल हमने एक क्लास लिया था, क्योंकि भाववाचक संज्ञा सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली संज्ञा होती है। संज्ञा में और हम क्या जाने थे कि व्यक्तिवाचक का प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में कैसे होता है, और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक में कैसे होता है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, जैसे हम उदाहरण के तौर पर एक उसका बताए थे जयचंद का, तो जयचंद नाम अगर हम कह दें तो व्यक्तिवाचक हो गए, क्योंकि किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। लेकिन हम अगर उदाहरण के तौर पर देखें कि जयचंदों के कारण देश गुलाम हुआ, तो जयचंद का मतलब यहाँ पे गुलाम गद्दारों से है। तो जब गद्दार हम कह दिए तो वो क्या हो जाएगा, गद्दार का मतलब कि एक का बोध नहीं करा रहा, गद्दार का मतलब कि बहुत से लोगों को बोध करा रहा है। अब बहुत से लोगों को बोध कराने का मतलब फिर वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऐसे उदाहरण भी आते हैं। अब जैसे पंडित नेहरू है, तो वैसे देखने में पंडित शब्द से सारे पंडितों का बोध होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कह दें कि पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो ये पंडित जी सारे पंडितों की बात नहीं की जा रही है। यानी शब्द है किसका, जातिवाचक का, लेकिन प्रयोग किस पे हो रहा है, व्यक्तिवाचक पे, क्योंकि पंडित जी का मतलब हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने जाना था। क्रिया हम लोगों ने जाना, क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता था, जब कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करवाता था तो वो क्या हो जाती थी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती थी। पूर्वकालिक क्रिया हम लोगों ने जाना था। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती थी कि जब कोई एक काम होता था और उसके ठीक तुरंत बाद दूसरा काम होता था तो पूर्वकालिक क्रिया होती थी। जैसे मैं नहाकर खाना खाने लगा, तो पहला काम हुआ नहाना और फिर तुरंत बाद क्या हो गया, खाना खाने का काम होने लगा। तो ये होती थी पूर्वकालिक क्रिया। फिर हम लोग सकर्मक और अकर्मक भी जाना था। तो क्रिया और इसके बाद हम लोग विशेषण पढ़े थे। विशेषण में हम लोग जाने थे कौन कौन, 4 भेद पढ़े थे विशेषण के, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम लोग जाने थे कि जब व्यक्ति के गुण और दोषों की
की विशेषता बताई जाती थी किसी शब्द के माध्यम से, तो वो हो जाता था गुणवाचक विशेषण। और इसके बाद हम लोग जाने थे संज्ञा हो गए, सर्वनाम जाने थे। सर्वनाम की संख्या हम लोग जाने थे कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती थी, 11 होती थी, 11 थी। और उसके भेद हम लोग जाने थे, 6 भेद होते थे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, अविकारी शब्द पढ़े। तो अविकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, उसमें अव्यय आते थे। तो अव्यय में भी हम लोग 4 भेद पढ़े थे, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और इसके बाद विस्मय आदि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में हम लोग जाने थे कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता बताई जाती थी उसको हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय को भी हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए थे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कार्यवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक में क्या है कि क्रिया जो काम होता था उसका तरीका, जैसे धीरे धीरे कोई पढ़ता है तो ये एक तरीका हो गया। इसके बाद क्या था, तेज दौड़ता है तो ये भी दौड़ने का उसका तरीका हो गया। ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, तो ये भी पढ़ने का क्या हो गया, तरीका हो जाता था। और इसके बाद हम लोग स्थानवाचक में जाने कि क्रिया के करने का जो अगर स्थान का बोध करवा रहा है, यानी कोई काम अगर कर्ता के द्वारा किया जा रहा है तो वो उस स्थान का अगर वहाँ पे जिक्र कर दिया गया, यानी कोई कहीं ना कहीं तो हो ही रहा होगा, अगर उस स्थान को अगर दिखा दिया गया तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता था। कालवाचक में हम लोग जाने थे कि क्रिया के करने का समय का बोध कराता था, कि जैसे वो कोई काम करता है, मान लीजिए पढ़ने का, तो सुबह उठकर पढ़ता है तो उसका पढ़ने का काम क्या हो रहा है, सुबह हो रहा है या शाम को हो रहा है, तो ये सुबह शाम क्या हो जाते थे, कालवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक में क्या बताता था, क्रिया करने की मात्रा बताता था कि वो जो क्रिया कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, बहुत कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, तो वो चीज़ होता था। इसके बाद हम लोग पढ़े रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो इसको आप लोग जानते हैं कि अभी इसका हम लोग प्रश्नोत्तरी हाल ही में किए। तो यही चीज़ था कि अभी तक हम लोग क्या किए कि जितना अभी तक हम लोग पढ़े उसको रिवाइज कर लिए। तो आप लोग भी पुरानी जो क्लासेज है हमारी यूट्यूब जो हमारा चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइए और उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि रिवाइज करने से क्या होता है कि धीरे धीरे वो मेमोरी में स्थायी रूप लेती है रिवाइज करने से ही। अगर हम एक बार उसको देख लिए, इसके बाद उसको दोबारा नहीं पढ़ते हैं तो धीरे धीरे उसी क्रम में भूलना चालू हो जाती है। और अगर हम उसका रिवाइज बार बार करते हैं तो वो मेमोरी में क्या है, स्थायी तौर पर जाती है। तो ये आप लोग करते रहिए और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जो हमारे नए स्टूडेंट अगर कोई जुड़ते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी क्लासेज हैं वो पता चलता रहे कि कौन सी क्लास हुई है। कुछ इधर बीच में गैप होता चला जाता है, क्लास कंटिन्यू नहीं ले पा रहे हैं थोड़ा सा व्यस्तता के कारण, और 2-4 दिन बाद आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा। और कुछ लोगों की शिकायत भी थी कि क्लास का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, 20 से 25 मिनट लेते हैं, कभी 30 मिनट लेते हैं। तो थोड़ा समय का अभाव के कारण होता है। गर्मी आज बहुत ज़्यादा लग रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्लासेज अब आपकी बढ़ जाएंगी 2-4 दिन बाद, या तो हम अभी से ही कम से कम आपकी 45 मिनट की क्लास, एक क्लास रहेगी और इससे कम नहीं रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।